गमले में आप डायरेक्ट केले के छिलके नहीं डाल सकते, उनको सुखा के ही डालना है। अगर आपने डायरेक्ट केले के छिलके डाल दिए तो वो डिकम्पोज़्ड होंगे। डिकम्पोज़्ड होने के कारण उसमें फंगस आएगा और वो फंगस प्लांट में लग जाएगा और प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपनी फैमिली का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है देसी गुलाब रोज़ा मोस्काटा। सामने आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये देसी गुलाब का है। एक इंग्लिश गुलाब भी आता है। देसी गुलाब में बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन इंग्लिश गुलाब में अच्छी खुशबू नहीं आती, उसमें धीमी खुशबू आती है। इंग्लिश गुलाब को ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए ग्रोथ के लिए और इसको केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, लेकिन जो देसी रोज़ है इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं रहती। इसे कस्तूरी गुलाब भी बोलते हैं। ये मूल रूप से हिमालय में पाई जाने वाली प्रजाति है। बाद में यह अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस तक फेमस हो गया है। इंग्लिश रोज़ की जो लीव्स हैं फ्लावर की वो बड़ी होती हैं और जो देसी रोज़ है इसकी लीव्स देखिए, ये पतली पतली होती है। वो काफ़ी हेल्दी होता है दिखने में और इसकी लीव्स पर आप जैसे हाथ लगाओगे फ्लावर की, ये झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो फ्लावर है ये छोटा भी होता है देसी का। देसी गुलाब पूरे साल फ्लावरिंग करता है, लेकिन मई और जून में इसके फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। इसलिए इसकी जो बर्ड्स है उसका साइज़ भी छोटा होता है और फ्लावर का साइज़ भी छोटा होता है। इंग्लिश रोज़ नवंबर से लेकर मार्च तक फ्लावरिंग करता है। उसे ठंडा मौसम अच्छा लगता है और वो गर्मियों में कम फ्लावरिंग करता है। देसी रोज़ पूरे साल फ्लावरिंग करता है। रोज़ में ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए, इसमें हिसाब से ही पानी देना है। आप देख लें कि इसकी जो ऊपरी सतह है वो अगर सूखी दिखे तभी हमें पानी देना है, नहीं तो इसमें पानी नहीं देना। अगर ज़्यादा पानी हमने दे दिया तो इसकी जो रूट्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएगी। और रोज़ में एक ही बीमारी लगती है, सिर्फ फंगस। फंगस से ही ये डेड होता है। अगर हम ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देंगे तो जो इसकी लीव्स हैं ये येलो होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि ओवर वाटरिंग के कारण इसकी लीव्स येलो होनी स्टार्ट हो गई है। सर देखने में आता है कि जो गुलाब की लीव्स हैं उसके ऊपर डार्क स्पॉट आ जाते हैं, वो फंगस की निशानी है। जब हम ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देंगे तो फंगस ज़रूर आएगा। रोज़ की सॉइल मॉइस्ट रखनी है, ज़्यादा पानी नहीं देना, लिमिट में ही बैलेंस बना के पानी देना है। अगर हम बैलेंस बना के लिमिट में पानी देंगे तो इसकी फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। ये रूल सभी फ्लावर और वेजिटेबल के प्लांट्स के ऊपर होता है। हम जितना बैलेंस में पानी देंगे उतनी ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी होगी। रोज़ को बरसात में और सर्दी में जब खूब कोहरा पड़ रहा होता है उस समय फंगस लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। फंगस से बचने के लिए लिमिटेड वाटरिंग करनी है और इसे बरसात से भी बचाना है। अगर ज़्यादा बरसात इसके ऊपर पड़ गई तो इसके ऊपर फंगस आ जाएगा। रोज़ नवंबर से लेकर मार्च तक खूब फ्लावरिंग करता है, इसलिए हमें वीकली इसमें फर्टिलाइज़र डालनी है। जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो ओनली प्लांट की ग्रोथ के लिए और लीव्स के लिए अच्छा होता है। जो फ्लावरिंग वाले प्लांट है उन्हें फास्फोरस और पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और कैल्शियम की भी। मेरे इस प्लांट में मैंने पहले से ही एग सेल्स
और बनाना पील और वर्मी कंपोस्ट ये तीनों डाल रखे हैं। आपको भी वीकली इसमें ये फर्टिलाइज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि गुलाब को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्लावर जनरेट करता है। इसलिए ओनली वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस और पोटेशियम नहीं होता, आपको बनाना पील और एग सेल्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। ये प्लांट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। एग सेल, बनाना पील, सीवीड एक्सट्रैक्ट, इन तीनों का वीडियो मेरे पहले से ही मौजूद है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। रोज़ नवंबर से मार्च तक अच्छी फ्लावरिंग करता है। उसके बाद में आपको अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इसमें 15-15 दिनों में फर्टिलाइज़र देनी है। नवंबर से मार्च तक आपको वीकली देनी है और अप्रैल से अक्टूबर तक 15-15 दिनों में इसमें फर्टिलाइज़र देनी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र डालनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि हमें कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट, एग सेल और बनाना पील का यूज़ करना है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इसमें डाल देंगे तो ये प्लांट ही मर जाएगा। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि फर्टिलाइज़र थोड़ी मात्रा में आपको इसमें यूज़ करनी है। मई और जून में जब ज़्यादा गर्मी हो तो थोड़ी मात्रा में ही खाद देनी है, क्योंकि पहले से ही गर्मी ज़्यादा होती है और वर्मी कंपोस्ट और दूसरी अदर जो फर्टिलाइज़र है वो भी गर्म होती है, तो वो क्या प्लांट्स में गर्मी करती है, तो प्लांट मर सकता है। इसलिए आपको गर्मी में बिल्कुल थोड़ी खाद देनी है। सर्दी में आप आराम से इसमें अच्छे से खाद दे सकते हैं। आपको फर्टिलाइज़र का एक सोर्स और बताता हूँ। जो केले के छिलके हम खा के फेंक देते हैं, उन केले के छिलकों को आप छत पर सुखा लीजिए या कहीं शेडी एरिया में सुखा लीजिए, अखबार के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर। फिर उनको सूखने के बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद आप प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप हाथ से तोड़ लीजिए, छोटे टुकड़े कर लीजिए, फिर उसको प्लांट की सोइल में आप डाल सकते हैं, वो भी अच्छा काम करेगा। गमले में आप डायरेक्ट केले के छिलके नहीं डाल सकते, उनको सुखा के ही डालना है। अगर आपने डायरेक्ट केले के छिलके डाल दिए तो वो डिकम्पोज्ड होंगे। डिकम्पोज्ड होने के कारण उसमें फंगस आएगा और वो फंगस प्लांट में लग जाएगा और प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ, जैसे ये गुलाब का फ्लावर है, ये अभी खिला हुआ है। जैसे ये सूखना स्टार्ट होगा तो इसकी जो ये लीव्स हैं सारी, सबसे पहले ये जड़ेंगी। उसके बाद इसका जो बीच वाला एरिया है ये बचेगा। अक्सर हम भूल जाते हैं इसको तोड़ना, तो जब ये फ्लावर क्या है कि सूख जाता है तो ये इस प्लांट की पूरी एनर्जी खींचता रहता है और इस प्लांट के जो एनर्जी है वो फालतू में इसमें ज़ाया होती रहती है। और गुलाब का जो ये प्लांट है वो ये सोचता है कि मेरी जो लाइफ सर्कल है वो कंप्लीट हो रही है, तो वो सारी अपनी ब्रांचेस सुखानी स्टार्ट कर देता है। तो ये फ्लावर जब भी सूखें तो आप इनको हमेशा तोड़ दें। इससे प्लांट की एक्स्ट्रा एनर्जी इस सूखे हुए फूल में नहीं जाएगी। ये रूल सभी फ्लावर वाले प्लांट पर अप्लाई होता है फ्रेंड्स। कोई भी फ्लावर हो, जब वो सूखे तो उसे तुरंत तोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो फालतू में प्लांट की एनर्जी सारी खींचता रहता है। जब आप ये फ्लावर तोड़ेंगे तो नए नए शूट्स निकलेंगे, नए नए बर्ड्स निकलेंगे और प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एक सेकेंड इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ मैं। रोज़ का जो प्लांट है वो टाइम टू टाइम डी शेप होता रहता है।
और हमें टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग भी कर देनी चाहिए। प्रूनिंग का मतलब कटिंग। इसकी हम जितनी कटिंग करेंगे ये उतनी ही नई नई शूट्स निकालता रहता है। जितनी नई नई शूट्स और ब्रांचेस निकलेंगी उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएंगे, और जितने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे हमारा प्लांट उतना ही सुंदर दिखेगा, गुड लुकिंग आएगी उसकी। इसलिए प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है प्लांट को बुशी बनाने के लिए, गुड लुकिंग देने के लिए और उसकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसको वेल ड्रेन सोइल बहुत अच्छी लगती है, जिसमें पानी ठहरा हुआ ना रहे, ऐसी वेल ड्रेन सोइल हमें यूज़ करनी है। और इसे एसिटिक सोइल भी अच्छी लगती है, जिसका pH 6.5 से 8.5 हो। इसे एसिटिक सोइल प्रोवाइड करवाने के लिए हमें कॉफ़ी का यूज़ करना चाहिए, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कॉफ़ी इसकी सोइल का एसिटिक लेवल बढ़ा देती है, जिससे इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। रोज़ को कटिंग से इजीली ग्रो किया जा सकता है। इसकी कटिंग लगाने का अच्छा सीज़न है जुलाई और अगस्त, क्योंकि जुलाई और अगस्त में ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है और वो बरसात का सीज़न भी होता है। उस समय अगर इसकी कटिंग लगाई जाए तो वो सक्सेस हो सकती है। रोज़ प्लांट को नेट के नीचे रखना है या शेडी एरिया में रखना है, इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। अगर इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो बर्न हो जाएंगी और ये अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। इसको डायरेक्ट सनलाइट अच्छी नहीं लगती। इसे आप नेट में या उस जगह रखें जहाँ सुबह की 11 बजे तक की धूप आती हो और बाद में छाया आ जाती हो, ऐसी जगह आपको इसे शिफ्ट करना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मेरी सभी फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछें, जिससे मुझे ये लगेगा कि वो मेरे वीडियोस देख पा रहे हैं। थैंक यू। लाइफ में हमेशा खुश रहें, चिल रहें। थैंक यू।